प्रियंका जी, राहुल जी कहां से लड़ेंगे वो तय करेंगे। सीईसी में उस पर चर्चा होगी, सीईसी निर्णय लिया जाएगा। संगठन सर्वोपरि है। एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। स्मृति ईरानी कुछ भी कहे, हमारी एक प्रक्रिया है। बैठक होती है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद में कैंडिडेट की सूची निकल जाती है। क्या कांग्रेस को सता रहा है अब तक की सबसे बड़ी हार का डर? कैसे ब्रांड मोदी के सामने पूरा का पूरा विपक्षी कुनबा साबित हो रहा है घिसड्डी? क्यों माना जा रहा है कि कांग्रेस ने खुद दे दिया यूपी में बीजेपी को वॉकओवर? वाकई रायबरेली अमेठी में खत्म हो गया कांग्रेस के दबदबे का एक युग? क्या अमेठी में स्मृति ईरानी के घर ने कांग्रेस को आखिर कर ही दिया बेघर? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात 2024 की राजनीति में कांग्रेस की हाशिए पर सिमटती सियासत, साथ ही बीजेपी के सामने कांग्रेस की वर्तमान चुनौती पर उठते सवालों और कांग्रेस के भविष्य से जुड़े सवालों में छिपे उन फैक्ट्स की जो बताते हैं कि आखिर कांग्रेस से कहां हुई वो गलती जिसने 2024 के परिणाम से पहले ही तय कर दिया कांग्रेस का भविष्य। तो बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंथन के बाद ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है जिनको चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस का खेमा 2024 में विपक्षी एकता के प्रति इंडिया के बैनर तले कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गठन के सपने देख रहा है। मगर सत्ता से जुड़े अपने सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े सिपाहसालार ही चुनावी मैदान में उतरने से हिचकिचा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी पार्टी के बिखरे जनाधार की तलाश में न्याय यात्रा लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मगर इस न्याय यात्रा से कांग्रेस की विरासत के साथ कितना न्याय होगा? किस हद तक यूपी में कांग्रेस सपा के साथ मिलकर 2024 में अपनी सियासी स्थिति को मजबूत कर पाएगी? तो ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस सपा के खेमे के नेताओं की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। खबर है कि राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल की 2 लोकसभा सीटों में से एक वायनाड और दूसरी अमेठी रह सकती है। तो वहीं रायबरेली से प्रियंका कांग्रेस और सोनिया गांधी की विरासत से जुड़ी सियासत को संभाल सकती हैं। तो ऐसे में राहुल प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने और ये दोनों कहां से चुनाव लड़ेंगे इसकी आधिकारिक पुष्टि में देरी पर बीजेपी खुलकर कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। स्मृति ईरानी तो साफ तौर पर कह रही हैं कि राहुल ने तो खुद ही अमेठी से अपनी हार स्वीकार कर ली है। साथ ही यूपी के लड़कों की दोस्ती पर भी स्मृति हमलावर है। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी, अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। स्मृति ईरानी ने वार किया है तो पलटवार कांग्रेस के खेमे से भी सामने आया है और कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया की जटिलताओं की जानकारी देकर कांग्रेस के खेमे ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर लिया है। स्मृति ईरानी कुछ भी कहे, हमारी एक प्रक्रिया है। बैठक होती है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद में कैंडिडेट की सूची निकल जाती है। जनता की तो मांग है, लोगों की भावना है। मैं भी खुद अमेठी में था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय मैं रायबरेली में भी था। जनता चाहती है, पर अंतिम में सीईसी को निर्णय लेना होगा। प्रियंका जी, राहुल जी कहां से लड़ेंगे वो तय करेंगे। सीईसी में उस पर चर्चा होगी, सीईसी निर्णय लिया जाएगा। संगठन सर्वोपरि है। कांग्रेस की वर्तमान सियासी स्थिति पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये राजनीति है जिसमें राज करने की नीति के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं होता है। न ही कोई साथी स्थायी होता है, न कोई मुद्दा और न ही सत्ता। तभी तो एक जमाने में देश की सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर पहचान रखने वाली कांग्रेस अब अपने ही गढ़ में विरोधी नेताओं के दबदबे से सहमी सी नजर आ रही है। और इन सब के बीच सोनिया गांधी का राजस्थान से राज्यसभा चले जाना रायबरेली में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होता दिख रहा है।
क्योंकि ये यूपी की वही एकमात्र लोकसभा सीट थी जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत नसीब हुई थी। तो दूसरी ओर अमेठी में भी स्थिति कांग्रेस के लिए बेहद खराब है, जिसकी तस्दीक इस बात से हो जाती है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अमेठी पर कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले अमेठी की बात कर लेते हैं। तो खबर यह है कि अमेठी में वापसी के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर एक रणनीति बना रही है और राहुल गांधी को ही अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने उतारने की पूरी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ अमेठी के चुनाव में कुछ उलटफेर ना हो जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस पहले से ही तैयारी करके चल रही है, जिसके चलते राहुल को वायनाड से भी चुनाव लड़वाए जाने की एक पुख्ता प्लानिंग है। तो ऐसे में प्लानिंग भले ही कुछ हो, लेकिन सच ये है कि अमेठी की लोकसभा सीट जिसने सियासत का वो दौर देखा है जब गांधी नेहरू परिवार देश की सियासत का केंद्र ही नहीं बल्कि देश के तमाम बड़े फैसलों की दिशा दशा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक साबित होता था। मगर अब हालात ये हैं कि अमेठी में अपने विरोधियों के सामने कांग्रेस की चुनौती चुनाव से पहले ही सिरे से खारिज होती दिख रही है। क्योंकि 2014 में जब स्मृति ईरानी ने अमेठी का रुख किया था तब उन्हें जीत नसीब तो नहीं हुई थी, लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ चुनौती देकर ही स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपने दबदबे की दस्तक दे दी थी। और 2019 में साफ तौर पर स्मृति ईरानी ने अपने दबदबे से देश को वाकिफ भी कराया था और कांग्रेस के गढ़ में राहुल के वर्चस्व को बीता हुआ कल साबित कर दिया था। तो ऐसे में इस बार तो अमेठी में स्मृति ईरानी कांग्रेस से एक कदम आगे ही दिखाई दे रही है, वहां पर बस चुकी हैं बाकायदा। स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बनाकर ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि वो कोई बाहरी नहीं है बल्कि अमेठी की जनता के बीच का ही हिस्सा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अमेठी से नदारत नजर आ रहे हैं और जब से अमेठी के एक बड़े हिस्से में पकड़ रखने वाले राकेश प्रताप सिंह सपा छोड़ बीजेपी के खेमे में नजर आने लगे हैं, तब से अमेठी में बीजेपी के लिए हालात और भी ज्यादा बेहतर हो गए हैं, जिसके चलते ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी के सामने खुद की चुनौती पेश करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। हाल कुछ ऐसा रायबरेली का भी है। तो आइए रायबरेली की भी बात कर लेते हैं। दरअसल प्रबल संभावनाएं यही नजर आ रही हैं अभी तक कि रायबरेली से जुड़ी कांग्रेस और सोनिया की विरासत अब प्रियंका गांधी ही संभालेंगी। लेकिन सियासी गलियारों में यह बात जोर पकड़ रही है कि कांग्रेस के लिए रायबरेली में मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि रायबरेली वही सीट है जिसे आजादी के बाद से कांग्रेस की परंपरागत सीट कहा जाता है और खुद जनता के नाम अपने खत में सोनिया गांधी बता चुकी हैं कि रायबरेली और कांग्रेस का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। और गांधी नेहरू परिवार के साथ रायबरेली की जनता के रिश्तों की जड़ें कितनी गहरी हैं। हर कोई जानता है कि रायबरेली की जनता का प्रतिनिधित्व एक वक्त में फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी भी कर चुके हैं, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पेड़ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उसे सही वक्त पर खाद पानी यानी देखभाल से महरूम रखा जाएगा तो वो खुद ब खुद मरहूम होता जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि कब ये हो जाता है। बस कुछ ऐसा ही हाल रायबरेली के साथ भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि सोनिया भले ही खराब सेहत के चलते सक्रिय राजनीति से दूर रही हो, लेकिन उनका रायबरेली से दूरी बनाना बहुत हद तक कांग्रेस की रायबरेली में जड़ें खोदता हुआ सा नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी का खेमा रायबरेली से सोनिया के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद से गदगद नजर आ रहा है। और तो और जब से राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने पाला बदला है और वो सपा को दरकिनार कर बीजेपी खेमे में नजर आए हैं, तब से बीजेपी को रायबरेली में अपनी बड़ी जीत की उम्मीद है, क्योंकि रायबरेली के ऊंचा हार से ही मनोज पांडे विधायक हैं और उनका आसपास के इलाके में खासा वर्चस्व भी है, दबदबा है। ऐसे में रायबरेली से बीजेपी की जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उसके पीछे की वजह भी है क्योंकि हर कोई जानता है कि रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता के विरोध की लहर है। क्योंकि दौर कोई भी रहा हो, दिल्ली और लखनऊ में सत्ता भले ही किसी भी दल के पास रही हो, मगर हकीकत यही है कि रायबरेली की जनता का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस का खेमा ही करता नजर आ रहा था। मगर चुनाव जीतने के बाद रायबरेली से कांग्रेस के नेताओं की बेरुखी अब जनता को बेचैन कर रही है और वो अब कांग्रेस के विरोधियों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, आखिर कहां कांग्रेस से ऐसी बड़ी चूक हुई कि सारे समीकरण बिगड़ गए और देश की सबसे मजबूत पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई और अपने ही घर यानी रायबरेली और अमेठी में बेघर होती नजर आ रही। तो चलिए इस बात को भी समझ लीजिए। सच यह है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस की दम तोड़ी चुनौती के पीछे कई बड़े कारण, कई बड़ी वजह हैं। खासकर यूपी पर नजर डालते हैं तो कांग्रेस के पास वो चेहरा नहीं है, यानी ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसका सूबे की राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर मजबूत दखल हो या फिर ऐसा दबदबा हो जो जनता के माइंडसेट पर सीधा हिट करे।
तो वहीं प्रदेश स्तर पर तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के पास 2014 के बाद से अब तक ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं है जो उसने सत्ताधारी बीजेपी की चूक को जनता के बीच उजागर कर उसे जनता का मुद्दा बनाकर हासिल किया। साथ ही साथ कांग्रेस की पार्टी की संरचना कहें या कांग्रेस के संगठन में ही की बात करें, वो मजबूती नहीं दिखती जो बीजेपी के सामने कहीं ठहरती हो। और सबसे अहम बात, कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर ऐसे कार्यकर्ताओं का एक बड़ा अभाव है जो सीधे तौर पर लोगों से कनेक्ट करते हो या फिर सीधे लोगों के घरों तक पहुंचकर उनके मुद्दों को समझ सके, जबकि बीजेपी इन मामलों में कांग्रेस से मीलों आगे पहुंच चुकी है। और यही वो तमाम वजह हैं जो कांग्रेस की चुनौती को रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की दावेदारी की अपेक्षा कर कहीं मजबूत है। अगर बीजेपी का हम कहें तो ये पूरा जो मैनेजमेंट है ये कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है, और यहीं पर जो कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी में दावेदारी है वो कमजोर पड़ रही है। तो रायबरेली और अमेठी के अलावा भी ओवरऑल यूपी या फिर देश की सियासत में भी कांग्रेस की चुनौती कुछ खास नजर नहीं आती, क्योंकि ओवरऑल यूपी में निर्णायक भूमिका में रहने वाला पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अगड़ा या अल्पसंख्यक वोट बैंक अभी भी किसी भी एक पार्टी के पाले में जाता दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही अखिलेश यादव पीडीए के अपमान के तमाम आरोप बीजेपी पर लगाकर खुद को पीडीए का हिमायती नेता बता रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अगर पीडीए में सच में अखिलेश की राय से सब कुछ होता या फिर अखिलेश के खाते में यह तबका होता, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में अखिलेश को लोकसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन करने की जरूरत पड़ती? तो दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति के कैनवस में कांग्रेस का कद पहले की तुलना में कमजोर है। तभी तो इंडिया की स्थापना में अहम किरदार निभाने वाले नीतीश कुमार अब बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी अलग राह पर निकल चुकी हैं, जबकि केजरीवाल जैसे नेता भी अपनी शर्तों पर ही कांग्रेस को पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में नचाते नचाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी खुलकर फ्रंट फुट पर आकर अपने विरोधियों पर सीधे वार कर रही है। अब ये सब कुछ ये बताता है कि ब्रांड मोदी के सामने विपक्ष की साझा चुनौती का स्तर है क्या। बहरहाल वो वक्त नजदीक आ रहा है जब लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, लेकिन इन सब के बीच जहां बीजेपी जनता को लुभाने के हर मुमकिन प्रयास कर रही है, अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर उन्हें जनता के बीच भेज रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का खेमा अब तक विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के साथी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर ही अभी तक उलझा हुआ है। अभी तक सीट शेयरिंग ही नहीं सुलझी है, तो अब अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में भी उलझी हुई है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में अमेठी, रायबरेली जो कि कांग्रेस की विरासत से जुड़ी सीटें हैं, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान में हुई देरी कांग्रेस के सियासी विरोधियों के लिए एक माहौल तैयार कर रही है। और कांग्रेस के सियासी विरोधी इस बात को सार्वजनिक तौर पर जताने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के महारथियों ने असली लड़ाई से पहले ही मान ली है हार और छोड़ दिया है मैदान। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए मुद्दे के सटीक आकलन के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।